हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे सीजी प्री बीएड 2019 का पार्ट नंबर 3 एजुकेशनल इंटरेस्ट पे बेस्ड। इसके बाकी के सभी पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप देख चुके होंगे आई थिंक, या फिर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वहाँ पे एक बार देख लीजिए। मैंने लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि एजुकेशनल इंटरेस्ट पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन आंसर कैसे पूछे गए थे या आने वाले एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आइए सबसे पहले क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन 51 से स्टार्ट किया गया है और 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि 80 तक। तो अगर आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके एक बार आप देख लीजिए। बाकी मैं एक बार रफली आपको आइडिया दे देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। और बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे टीचिंग पे बेस्ड है, इसका मतलब ये है कि कुछ कंप्यूटर पे बेस्ड क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं। इसके अलावा कुछ शिक्षक पे बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ स्टूडेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं और कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट हमारे साइंटिस्ट हैं उनके आधार पे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पे आप उनको अच्छे से समझदारी से कर सकते हैं या फिर करेंगे, क्योंकि इनमें कई बार क्या होता है कन्फ्यूज़न भी हो जाता है क्वेश्चन को करते समय। और ऑलमोस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़्यादातर क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो पढ़ने में हमको लगते हैं कि काफ़ी हद तक सभी करेक्ट हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे सूटेबल होता है वो हमारा राइट आंसर होता है। तो यहाँ पे एक बार मैं सारा क्वेश्चन पेपर आपको दिखा देता हूँ, फिर इसको 1 बाय 1 करके हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 69 के बाद यहाँ पे 70 देख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे 71 से लेकर के जो भी हमारे 80 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन पेपर इस पार्ट का दिया गया है। अब आइए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 51। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि एक शिक्षक विद्यालय के किसी कार्यक्रम में समय पर नहीं पहुँचता है तो उस विद्यालय के प्राचार्य के रूप में आप क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको कहीं ना कहीं एक मेंटल एबिलिटी पे बेस्ड है, आपको दिमाग से यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि पहला लिखा हुआ कि कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात उस शिक्षक से मिलने को कहेंगे। दूसरा यहाँ पे कि विद्यालय की प्रबंधन समिति को इसकी शिकायत करेंगे। थर्ड है कि सभी के सम्मुख उसे डांटेंगे। और आखिरी में है कि आप उन्हें उनके उत्तरदायित्व के बारे में बताएंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान ही देना है कि आपके हिसाब से कौन सा जो आंसर है वो करेक्ट होना चाहिए। तो देखिए जो सबसे सुटेबल आंसर है वो आपका है 4th। ठीक है, कि आप क्या करेंगे, जितने भी शिक्षक हैं उनको उनके उत्तरदायित्व के बारे में बताएंगे ताकि वो उस कार्यक्रम में अपने जो भी उनके उत्तरदायित्व हैं उनको निभा सकें। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 52। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा गुण अधिगम को सही रूप में परिभाषित करता है। देखिए अधिगम का मतलब होता है किसी चीज़ को लर्न करना, किसी चीज़ को सीखना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं कि अवबोध, कल्पनाशीलता एवं कार्यकुशलता, व्यवहार में परिवर्तन, अभ्यास एवं अनुभव, विश्वास, सृजनात्मकता एवं सहनशीलता, अंतर्बोध, बुद्धिमत्ता एवं स्मरण। तो देखिए सीखने की जो भी एक तरीके से सही रूप होता है तो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सीखने से क्या होता है आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, अभ्यास करते हैं इसको और उसको अनुभव करेंगे आपका। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है तो आपको पता होगा कि उसमें कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा आउटपुट नहीं है, यानी कि बाकी सारी आउटपुट होंगी इसका मतलब। तो देखिए प्रिंटर हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, इससे प्रिंट बाहर आता है। उसी तरीके से स्पीकर भी क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है, इससे वॉइस हमारी बाहर आती है। मॉनिटर हमारे क्या होता है, देखिए मॉनिटर भी हमारे तरीके से आउटपुट होता है, इससे आप किसी भी डिस्प्ले को देखते हैं। जबकि कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस होता है, यानी कि इस पर हम कोई चीज़ को टाइप करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा आउटपुट नहीं है, तो हमारा कौन सा आउटपुट नहीं होगा, 4th वाला, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4th इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। कह रहा है कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब परीक्षाएं निकट हों। पहला ऑप्शन दिया गया कि विद्यार्थियों को अपने घर पर बुलाकर पाठ्यक्रम पूर्ण करना चाहिए,
या फिर विद्यालय में अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूर्ण करना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को स्वयं अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने को कहना चाहिए, या फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने में उनकी सहायता करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा क्या होगा कि जब भी एग्ज़ाम करीब होते हैं तो हमारे जो टीचर होते हैं उनका दायित्व क्या होता है कि विद्यार्थियों को ये बता सकें कि अगर आपका जो भी तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों को पहले सॉल्व करना चाहिए, और उसके लिए जो भी उनकी एक तरीके से हिंट होगी वो उनको सॉल्व करके बताएंगे। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 4th। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि यह कहा जाता है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी कि सभी विद्यार्थी अलग अलग लेवल के होते हैं, अलग अलग मानसिकता के होते हैं। तो कह रहा है कि यह तथ्य है शिक्षण में शिक्षकों हेतु एक बड़ी बाधा है। नेक्स्ट है कि शिक्षण के दौरान शिक्षकों को सावधान रहने हेतु एक सुझाव है, या पूर्णतः एक ऐतिहासिक प्रमाण है जो वर्तमान में अप्रचलित है। ऐसे आलसी शिक्षकों द्वारा समर्थित जो अपनी कमजोरियों के लिए बहाना बनाना चाहते हैं। तो इसमें देखिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि क्योंकि विभिन्न हमारे जो बच्चे हैं उनकी मानसिकता अलग अलग होती है, तो ये सभी शिक्षकों के लिए क्या होता है, एक चुनौती होती है, एक बाधा होती है। उनको एक डील करना पड़ता है कि कैसे बच्चों के साथ हम किस तरीके का डील करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि व्यवहारिक बुद्धि का समप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे व्यवहारिक जो बुद्धि है इसके बारे में बेसिकली जो बताया है वो बताया है स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, स्टर्नबर्ग ने क्या किया था कि विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि, हमारी 3 प्रकार की बुद्धि होती हैं। तो इसके बारे में इनका ही एक तरीके से कथन है या रूल है। तो इसके लिए हमारी जो व्यवहारिक बुद्धि है ये बेसिकली स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक शिक्षक द्वारा उपयोग में लाने वाली तकनीक शामिल करती है। पहला लेक्चर है, उसके बाद कह रहा है कि अंतःक्रियात्मक लेक्चर है, या समूह कार्य है, या स्व अध्ययन है। तो अब देखिए अगर कोई शिक्षक है, अगर कोई चीज़ पढ़ा रहा है तो उसके द्वारा उपयोग में लाने वाली जो चीज़ें हैं ये आपको 4 दी गई हैं कि लेक्चर है, अंतःक्रियात्मक लेक्चर है, समूह कार्य या स्व अध्ययन है। तो उसके लिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्तर सही है। तो पहला कह रहा है कि ABC तीनों सही हैं, फिर कह रहा है ABCD चारों सही है, कह रहा है BCD सही है, या फिर ABD सही है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा B, क्योंकि चारों हमारे एक तरीके से करेक्ट आंसर होंगे कि चारों हमारे जो हैं किसी भी शिक्षक के द्वारा उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण सहायक सामग्री के लिए सबसे ज़्यादा सही है। तो फर्स्ट कह रहा है कि ये संप्रत्ययों को ज़्यादा लंबे समय तक याद रखने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ये छात्रों को बेहतर सीखने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाते हैं, ये रोट अधिगम को बढ़ाते हैं। अब देखिए क्योंकि आपको मालूम है कि सहायक शिक्षण सामग्री का यूज़ ही हम करते हैं ताकि बच्चों को जल्दी समझ में आ जाए और लंबे समय तक वो याद रखें चीज़ों को। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो सबसे सही, क्योंकि देखा जाए तो सभी के सभी सही हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सबसे जो ज़्यादा सुटेबल होगा वो हमारा क्या है, वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, कि संप्रत्ययों को ज़्यादा लंबे समय तक याद रखने में हमें सहायता करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आज बच्चे एक शताब्दी पूर्व की तुलना में अधिक भावनात्मक दबाव में हैं, क्यों। फर्स्ट कह रहा है कि आज का समाज अधिक जटिल है। सेकेंड कह रहा है कि परिवार के सदस्यों के साथ संबंध कमज़ोर हो गए हैं। नेक्स्ट है कि विद्यालय बच्चों के लिए समंजित नहीं है, या फिर कह रहा है पालक बच्चों में कम रुचि लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि सबसे मेन क्या है, आजकल के टाइम में जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आ रहा है, आपको पता है कि सभी पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने अपने काम काज में बिजी रहते हैं, जिससे कि उनके बच्चों के प्रति उनका जो भी संबंध है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता जा रहा है। तो इसीलिए क्या है कि ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, भावनात्मक दबाव में होते हैं। तो उनको संभालने के लिए या घर में कोई मेड होती है, ठीक है, या फिर हो सकता है किसी हॉस्टल में रह के बेचारे पढ़ते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि उनका और उनके परिवार के सदस्यों के बीच के जो संबंध हैं आजकल बहुत ही कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो यही है कि भावनात्मक दबाव में आने का सबसे मेन रीज़न है। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B, कि परिवार के सदस्यों के साथ संबंध कमज़ोर हो गए हैं या होते जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 में कि विद्यार्थियों की अनुपस्थिति की आदत के संदर्भ में प्राचार्य एवं अभिभावकों को चिंतित होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्यालय अनुशासन के अनुसार अधिकारियों को
उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि शिक्षकों को इसे एक गंभीर समस्या के रूप में लेना चाहिए। या फिर कह रहा है कि नियमित विद्यार्थियों की तुलना में इन विद्यार्थियों को कक्षा में कम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब आपके हिसाब से जो सबसे सुटेबल या सही आंसर होगा वो कौन सा हो सकता है? देखिए वो हमारा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, कि अगर कोई बच्चा क्लास में अनुपस्थित ज़्यादा रहता है तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को गंभीर समस्या के रूप में उनको लेना चाहिए और उनके घर में जाकर के रीज़न का पता लगाना चाहिए, जो भी सिचुएशन है उसको समझना चाहिए और उनको रेगुलर स्कूल आने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 में कि अभिप्रेरणा का एक मूलभूत नियम जो छात्रों को कठिन परिश्रम करने के लिए आकांक्षित करता है। जब छात्र अपने लक्ष्य स्वयं निश्चित करते हैं, छात्र अन्य द्वारा निश्चित तर्क सम्मत लक्ष्य का अनुसरण करते हैं, छात्र जानते हैं कि दंड संभावित है, छात्र जानते हैं कि वे पुरस्कार प्राप्त करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको सोचिए, अगर कोई भी चीज़ मान ली आप ही हैं, अगर आप कोई चीज़ खुद अपना डिसाइड करते हैं, कोई एम डिसाइड करते हैं, तो खुद अगर कोई एम डिसाइड कर रहे हैं तो आपको उस एम को पाने के लिए ज़्यादा आप उसके लिए तैयार रहेंगे, तैयारी अच्छी करेंगे। अगर आपको कोई किसी दूसरे के भरोसे कोई बोल रहा है कि नहीं आप ये तैयारी करिए या किसी अदर चीज़ की तैयारी करिए, तो कहीं ना कहीं आपके मन में इंटरेस्ट नहीं होगा और आप किसी भी दूसरे के द्वारा जो भी लक्ष्य दिया जाएगा उसको हासिल करने में कहीं ना कहीं कोताही करेंगे। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि अगर हम कठिन परिश्रम कर रहा है कोई छात्र, तो कब कर सकता है? जब छात्र क्या करेगा, अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करेगा, उसी समय वो सबसे ज़्यादा कठिन मेहनत कर सकता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 में कि उस निर्देश तंत्र का क्या नाम है जो सभी छात्रों को अधिगम समय में भिन्नता की इजाज़त देकर निर्देश लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सुधारात्मक निर्देश है, अंतर्दृष्टि निर्देश है, कुशलता की कसौटी है या कुशलता अधिगम है। अब यहाँ पे कह रहा है कि उस निर्देश तंत्र का नाम जो सभी छात्रों को अधिगम समय में भिन्नता की इजाज़त देकर निर्देश लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि विभिन्न छात्र अलग अलग लेवल के होते हैं, फिर भी वो अपने निर्देश जो भी उन्होंने लक्ष्य बनाया है उसको हासिल करने के लिए और उसको सीखने के लिए क्या करेंगे, तो अंतर्दृष्टि अधिगम, अपने अंदर के बारे में समझेंगे, सीखेंगे, तब जाकर के अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करेंगे। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतर्दृष्टि अधिगम। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, आपकी कक्षा विद्यार्थियों की ऊंचाई की दृष्टि से काफ़ी विषम है, आप किस प्रकार की बैठक व्यवस्था की अनुमति देंगे? पहला कह रहा है कि यादृच्छिक, जैसा मन करेगा वैसे। सेकंड कह रहा है कि जहां छोटे कद के विद्यार्थी इस प्रकार बिठाए जाएं कि वे कक्षा की गतिविधियों को सरलता से देख सकें एवं सहभागिता कर सकें। या फिर थर्ड कह रहा है कि ऐसी व्यवस्था जो पूर्ण रूप से ऊंचाई पर आधारित हो या ऐसी व्यवस्था जिसमें कक्षा के लंबे विद्यार्थियों को एक ओर बैठाया जा सके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं कि आपको मेन हमारा कक्षा में बैठाने का टारगेट होता है कि सभी बच्चे आसानी से सीख सकें चीज़ों को, उनको सारी चीज़ें से दिखाई पड़ने समझ में आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ छोटे कद के विद्यार्थी इस प्रकार बिठाए जाएं कि वे कक्षा की गतिविधियों को सरलता से देख सकें एवं सहभागिता कर सकें, यही हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में 64 में कह रहा है कि निम्न में से आपकी ईमानदारी को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? फर्स्ट कह रहा है कि मैं सर्वाधिक ईमानदार व्यक्ति हूँ। सेकंड कह रहा है कि मैंने अपने सारे कार्य पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से किए हैं। नेक्स्ट है मैंने किसी भी कार्य के लिए कभी भी कोई उपहार नहीं लिया है, या फिर मैंने अनेक लुभावने प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है। अब इसमें देखिए, अगर आपकी ईमानदारी पे बात आती है तो आपका ईमानदार होने का मेन काम क्या होता है कि आप अपने सभी काम क्या करें, कर्तव्य निष्ठा से करें। आपको ये ज़रूरी नहीं कि आपको कोई पुरस्कार ला के दे या आप किसी भी लुभावने प्रस्तावों को अस्वीकार कर दें या आप ये बोलें कि नहीं मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या करने हैं, आपको अपने सारे कार्य बहुत ही पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ अगर आप कर रहे हैं तो आपका क्या है, ये ईमानदारी की सबसे बड़ा एक तरीके से रूप होगा। तो आपको यहाँ पे देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम कि रविवार की रात को नेहा ने सोमवार की परीक्षा के लिए अध्ययन किया। सोमवार को उसे सब कुछ ठीक से याद रहा तथा उस परीक्षा में उसे ए प्राप्त हुआ, परंतु जब 2 सप्ताह के बाद उसने पुनः परीक्षण किया तो उसे पढ़ी गई कोई भी सामग्री याद नहीं रही। नेहा की स्मृति में वह अध्ययन की गई सामग्री कहाँ तक गई?
तो ये अक्सर देखिए बच्चों में होता है कि जब कोई एग्ज़ाम आता है तो तैयारी करते हैं और अगले दिन एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो जाता है, लेकिन जब 2-4 दिन उसको रिवीजन नहीं करेंगे तो चीज़ें भूलने लगती हैं। ये हमारे और आपके साथ भी ये होता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि वह उसके सांवेदिक पंजीकरण तक पहुँची, वह उसकी वर्किंग मेमोरी तक पहुँची है, वह उसकी दीर्घकालिक स्मृति तक पहुँची, या फिर वह उसकी स्मृति तक कभी पहुँची नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है देखिए, दीर्घकालिक में अगर पहुँची होती वो हमेशा उसको याद रहता, अगर उसकी स्मृति में ही नहीं गई तो उसको वो चीज़ें याद ही नहीं रहेंगी। तो क्या है एक्चुअली उसकी जो भी उसकी याददाश्त में गया वो क्या उसकी वो वर्किंग मेमोरी तक पहुंचा, ताकि जब तक वो वर्क करे तब तक उसको याद रहे, जैसे वर्क वो ख़त्म कर दे उसको भूल जाएगी। तो यानी हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि कक्षा शिक्षण में ऐसे शिक्षक जो उत्साही होते हैं वे विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने हेतु सरलता से नाटकीय रूपांतरण करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रायः अपने उत्साह में अपने अंदर छिपी हुई व्यक्तिगत दक्षता को खो देते हैं, या विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागी बनाते हैं, या उपरोक्त सभी। तो देखिए क्या होता है कि कुछ जो टीचर होते हैं ऐसे भी होते हैं जो बहुत उत्साही का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक्साइटेड होते हैं, बच्चों को एक तरीके से जाते हैं क्लासरूम में तो उनको बहुत ही एक्साइटेड तरीके से पढ़ाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चों को अगर ऐसे में पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या करते हैं वो सहभागी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि प्रायः वे अपने उत्साह में अपने अंदर छिपे व्यक्तिगत दक्षता को खो देते हैं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने हेतु सरलता से नाटकीय रूपांतरण करते हैं। तो मेनली क्या है उनका मेन टारगेट क्या होता है इस तरीके से पढ़ाने का जो भी टीचर होते हैं, ताकि बच्चे उनसे अट्रैक्ट हों, उनसे जो चीज़ें सीख रहे हैं उनको जल्दी वो सीख सकें, और उनके जो भी वो चीज़ें सिखा रहे हैं उन पर वो क्या करें वो पार्टिसिपेट करें, ये उनका मेन टारगेट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या करते हैं वो सहभागी बनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 में कि निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता उच्चतम स्तर की है, यानी कि इनमें से सबसे बेटर कौन सी मानी जाती है ये आपको बताना है। तो कह रहा है कि पहला जानना, फिर कह रहा है समझना या विश्लेषण करना और मूल्यांकन करना। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है अगर आपको उच्चतम दक्षता वाला वो है मूल्यांकन करना, क्योंकि मूल्यांकन करना आपको तभी आएगा जब आप चीज़ें आप समझेंगे, जानेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा होता है मूल्यांकन करना। तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, कह रहा है कि बच्चे के आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। क्या है तरीका? देखिए उसे एकाकी रखना चाहिए, उसे अकेला रखना चाहिए, उसके व्यवहार के पीछे छिपे कारणों की जांच करना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है उसे कठोरता से दंडित किया जाना चाहिए, या कह रहा है उसे अनदेखा किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कि अगर कोई बच्चा मान लेते हैं आक्रामक व्यवहार का है या अलग तरीके के नेचर का है, तो उसका हम क्या करेंगे सबसे पहले उसके पीछे यानी उसके व्यवहार के पीछे के जो कारण है, कारण की हम जांच करेंगे कि क्या रीज़न है उसका ऐसे करने का, तब जा कर के हम उसको सुधार सकते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ कह रहा है कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आपका है आप खुद सोचेंगे। मान लेते हैं अगर किसी भी क्योंकि आप टीचिंग की तैयारी करेंगे, ठीक है, कर रहे हैं, आगे आप टीचर ही बनेंगे, तो आपको यहाँ पे बताना है कि मैं भी अगर कोई बच्चा है वो आपका अगर सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे। तो उसे नज़रअंदाज करेंगे, या परीक्षा में कम अंक प्रदान करेंगे, उसके पालकों से बात करेंगे, या उसे फटकारेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेनली क्या है, आपको ध्यान ये देना है कि परीक्षा में कम अंक प्रदान करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि भले ही आपका वो सम्मान नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे के अंदर कोई कमी हो सकता है, कि आप में ही हो सकता है कुछ कमी हो, या आपका व्यवहार उसको ठीक ना लगे, ऐसे में भी कुछ रीज़न हो सकते हैं, या फिर इसको डांटेंगे आप, ऐसा भी नहीं है। तो आपको क्या करना है कि उसे नज़रअंदाज करना है, क्योंकि नज़रअंदाज करने से क्या होगा कि उस बच्चे को अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं लगेगा कि नहीं आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं और आपके अंदर की जो प्रतिभा है उसको अट्रैक्ट करेगी, तो कहीं ना कहीं वो आपको क्या करेगा, खुद आएगा आपके पास, और आने के बाद आपसे वो क्षमा मांगेगा, या जो भी उसको अगर जो भी प्रॉब्लम है वो आपसे आके डिस्कस करेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप उसको जो भी सोल्यूशन अच्छे से प्रोवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपका बहुत आदर और सम्मान भी करेगा। तो ऐसा करने के लिए आप उसको नज़रअंदाज करना ज़रूरी रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि उसे नज़रअंदाज करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 में कि विद्यार्थियों के गृह कार्य की जाँच की सर्वोत्तम विधि है
पहला कह रहा है कि कक्षा के बुद्धिमान विद्यार्थी को जांचने का कार्य देना चाहिए, या सामूहिक रूप से कक्षा में उत्तरों की जांच करनी चाहिए, या आदर्श उत्तर की सहायता से जांच करना है, या फिर नियमित रूप से शिक्षक के द्वारा स्वयं जांच करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तो हमारा क्या सबसे राइट आंसर है कि फोर्थ, कि अगर कोई आप होमवर्क दे रहे हैं तो शिक्षक अगर उसको खुद नियमित रूप से जांच करता है तो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं डर रहेगा और वो नियमित रूप से काम करके आएगा। हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि एक पुरस्कार जो गतिविधि के लिए बाह्य है, जैसे पहचान अथवा यह अच्छी श्रेणी कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है कि ऐसा आपसे बोला कि वह पुरस्कार जो गतिविधि के लिए बाह्य है, जैसे पहचान अथवा अच्छी श्रेणियाँ कहलाता है। आंतरिक प्रोत्साहन, आंतरिक उद्दोलन अवस्था, बाह्य प्रोत्साहन या प्राथमिक पुनर्बलन। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हम फर्स्ट देखेंगे कि हमारा आंतरिक प्रोत्साहन आपका बहुत ज़रूरी है किसी भी गतिविधि को करने के लिए। अगर आपके अंदर का जो भी तरीके से ललक है, प्रोत्साहन अगर आपको मिल रहा है तो वो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आगे काम करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, कह रहा है कि विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है। कह रहा है कठिन परिश्रम या आज्ञाकारिता या विनम्रता या स्वतंत्र चिंतन। अब यहाँ पे देखिए कठिन परिश्रम तो ठीक है, विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है, आज्ञा भी मानते हैं विद्यार्थी, विनम्रता भी, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्वतंत्र चिंतन। अगर वो खुद खुले विचार से अपने मन में सोचते हैं, कोई चीज़ को चिंतन करते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, वो उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि व्यवहारवादी का कथन है कि अधिगम का वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने के लिए दो प्रमुख चीज़ों का अवलोकन आवश्यक है। यह क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पहला है अवधान तथा स्मृति, या कह रहा है अनुक्रिया या दीपक, अनुक्रिया तथा व्यवहारवाद, या स्मृति तथा अनुक्रिया। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, कि स्मृति और अनुक्रिया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है व्यवहारवादी अधिगम के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ कह रहा है कि कक्षा शिक्षक के पास कौन सी युग्म विशेषताएं उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती हैं। कि जब भी कोई शिक्षक क्या करता है, कक्षा में जाता है, तो इनमें से कौन सा है जो उसके हाथ में होता है। तो सबसे पहला कह रहा है कि प्रोत्साहन एवं निर्देश की उपयुक्तता, कक्ष तापक्रम एवं प्रकाश, छात्र अवधान तथा निर्देश की गुणवत्ता, सीट समय तथा छात्र अवधान। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा प्रोत्साहन एवं निर्देश की उपयुक्तता। कि अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है क्लासरूम में तो उसके पास क्या होता है, बच्चों को प्रोत्साहन करने का एक तरीके से विशेषता होती है, प्रोत्साहित कर सकता है, या अगर कोई उसको निर्देश देना हो सकता है तो निर्देश भी वो बच्चों को दे सकता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 में, यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर कार्य करने से मुंह मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे। पहला कह रहा है कि सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के सम्मुख कार्य करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को समझाएंगे, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, या इस विषय पर पुस्तक पढ़ने को कहेंगे। तो इसमें आप देखिए क्या करेंगे, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को क्या करना है, मिलजुल कर जो कार्य होता है उसको करने का महत्व आपको बताना है कि महत्व क्या होता है उसका कार्य करने का, कैसे उसको हम आगे चल के हमारे लिए फ़ायदा करेगा, ये सारा चीज़ आपको बताना है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बालिका शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्यों। यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है कि लड़कियों की शिक्षा बहुत ही आवश्यक है, क्यों। पहला कह रहा है कि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमान होती हैं। सेकंड है कि बालिकाएं बालकों से संख्या में कम हैं, इसलिए कह रहा भूतकाल में बालकों की तुलना में बालिकाएं बुरी तरह भेदभाव का शिकार होती थीं, ये आपसे कहा जा रहा है। या फिर फोर्थ कह रहा है कि केवल बालिकाएं ही सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम है। अब ये आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप खुद सोचिए कि इसमें से क्या राइट होगा। क्योंकि देखिए जो टीचिंग इन्वायरमेंट के क्वेश्चन होते हैं तो आपको इनके आंसर पढ़ने पे काफ़ी हद तक लगेगा कि सभी आंसर सही हैं, लेकिन आपको यही यहाँ पे सोचना होता है कि जो सबसे सूटेबल आंसर है वो कौन सा एक तरीके से राइट होगा। तो देखा जाए इस क्वेश्चन में हमारा फोर्थ वाला सबसे सही है कि केवल बालिका ही क्या कर सकती हैं कि सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, कह रहा है कि छात्र विभिन्नता के अनुसार निर्देश सामंजस्य का कौन सा तरीका है। पहला कह रहा है कि मनोविश्लेषण, छात्रों का टी वितरण, कक्षा मध्य, क्षमता समूहीकरण, या कक्षा के सभी छात्रों पर बुद्धि परीक्षणों को प्रसारित करना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मनोविश्लेषण। ठीक है, विभिन्न छात्र विभिन्नता के अनुसार हमारा जो निर्देश का है वो है मनोविश्लेषण। तुम्हारा
यहाँ पे ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे कह रहा है कि एक शिक्षक के लिए अपने पाठ की योजना बनाते समय दृष्टि प्रतिमा को शामिल करने हेतु कौन से तरीके ज़रूरी हैं। तो इसमें से कह रहा है कि चित्र होना चाहिए, नक्शा होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए, उपरोक्त सभी होना चाहिए। तो देखिए कोई भी टीचिंग अगर लर्निंग एड्स बना रहा है कोई भी शिक्षक, तो उसको सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि बहुत अच्छा इफेक्टिव एक तरीके से लेक्चर तैयार होता है। तो इसका भी हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 79 की बात करेंगे। इसमें कह रहा है कि एक पाठ जो किशोरों के लिए विकासात्मक दृष्टिकोण से उपयुक्त है की विशेषता होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया कि पुनर्विलोकन के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करना, आधारभूत बातों को स्मृतिगत करना, समझ तथा क्षमता में सतत वृद्धि करना या प्रमुख तथ्यों को दोहराना। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कह रहा है कि समझ तथा क्षमता में सतत वृद्धि करना ही क्या होता है, किसी भी किशोर के लिए विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि डिसलेक्सिया से संबंधित है। ठीक है, अब आपको ये एक बीमारी होती है डिसलेक्सिया, तो कह रहा है किस चीज़ से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मानसिक विकृति होती है, या कह रहा है व्यवहारात्मक विकृति है, या कह रहा है कि पढ़ने की विकृति है, लिखने की विकृति है। तो देखिए ये आपको डिसलेक्सिया में आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाऊँ तो आपने शायद एक मूवी देखी होगी कि तारे ज़मीं पर। ठीक है, तो उसमें आप देखे होंगे कि वहाँ पर एक बच्चे का सीन दिखाया गया है। तो उस बच्चे के सीन में क्या होता है कि उसको पढ़ने में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि उसको 6 और 9 यानी कि 6 और 9 में कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जिनको कहीं ना कहीं लिखावट में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, तो स्पेशली हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या, पढ़ने की विकृति, यानी कि उसको पढ़ने में अगर प्रॉब्लम हो रही, कन्फ्यूज़न हो रहा है, उसको अक्षर स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसी बीमारी को हम क्या बोलेंगे, डिसलेक्सिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो भी क्वेश्चन है मैंने आपको पूरे कवर करा दिए हैं। ये 2019 का एक तरीके से क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, उसका ये टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट का पोर्शन है, और इसके बाकी सारे पोर्शन मैंने ऑलरेडी आपको बना करके दे दिए हैं। आपके कमेंट काफ़ी आए हुए थे, इसकी वजह से मैंने आपको ये वीडियो बना कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें पढ़ने के बाद जब भी आप अगला जो भी सेशन का एग्ज़ाम होगा वो काफ़ी अच्छे से आप समझ करके देंगे। और इसके अलावा मेरे चैनल पे मैं डेली आपको वीडियो प्रोवाइड करता ही रहता हूँ, और अगर आप उसको रेगुलर तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली है आपको बहुत अच्छा एग्ज़ाम आप कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो ज़रूर आप लाइक करिएगा। अगर चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला जो भी हम वीडियो बनाएं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।